आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सोशल साइंस क्वेश्चंस जो 10th में सोशल साइंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। बिहार बोर्ड द्वारा 6 तारीख को 6 दिसंबर को जो जारी किया गया है मॉडल प्रैक्टिस सेट, उसका हम फुल एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम जो है पिछली क्लास में इस सेंटअप एग्ज़ाम से फाइनल जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था उसका हम फुल डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखें। क्वेश्चन जो है सारे के सारे इसी टाइप में और इसी तरह से आने वाले हैं। सेम टू सेम तो नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ से आपको है 50 से 70% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिल सकता है। 50 से 70% ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं हमने एनालिसिस किए हैं उसको इग्नोर नहीं करना है। सारे के सारे क्वेश्चन को एक बढ़िया अच्छी तरीके से जो है याद कर लेने हैं। उसका एनालिसिस करके हमने कर दिए हैं। अगर कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें और उस क्वेश्चन के बारे में पूछें। हम उसका जवाब देने के लिए पूरा का पूरा तत्पर है। तो चलिए हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं 6 तारीख को यह मॉडल सेट बिहार बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया वेबसाइट पे, और उसका लिंक भी हम वीडियो के नीचे दे दिए। अगर आप क्वेश्चन मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं आप भी लोड कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के नीचे में दिया गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। इससे पहले क्वेश्चन की स्टार्ट कर लेते हैं, और हम जो है बिहार बोर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हिंदी का भी एनालिसिस करेंगे और साइंस का भी करेंगे। साइंस का हो सके तो मैथ का भी करेंगे। जितना भी मॉडल सेट डाला गया है सारे के सारे हम एनालिसिस करेंगे इसी महीने में, और आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो, सारे क्वेश्चनों का हम एनालिसिस करें। चलिए हम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं हूबहू बोर्ड एग्ज़ाम की तरह ही क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिया गया पहला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि इनमें से क्या सामाजिक विभेदीकरण का कारण है। सामाजिक विभेदीकरण की कारण की हम बात कर लेते हैं कौन सा है। सामाजिक विभेदीकरण भाषा के आधार पर होता है, जाति के आधार पर भी होता है और धर्म के आधार पर। यानी कि बात करें तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएंगे सभी के सभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध की बात कर लेते हैं तो यह अनुच्छेद 19 से है, ये ध्यान रख रहे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं अगर क्वेश्चन थर्ड की, तो इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था। तो सबसे पहले कहाँ मिला था, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड में मिला था। कहाँ पे, न्यूजीलैंड में सबसे पहले वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिला था, ये याद रखना है। उसके बाद ऑप्शन से चुने तो न्यूजीलैंड नहीं तो कैसे होगा। न्यूजीलैंड के बाद कौन दिया था वोट देने का अधिकार, कनाडा दिया था। कनाडा के बाद जर्मनी दिया था, ब्रिटेन ने दिया था 1918 में, और वहीं बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। तो इसमें क्या है, ब्रिटेन मिल गया है ऑप्शन में, देख सकते हैं ब्रिटेन ने भी दिया था अधिकार 1918 में दिया था। कब, 1918 में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दिया था, तब जाके अपना भारत ने भी दिया था। लेकिन इससे पहले इंग्लैंड अगर ऑप्शन में तो इंग्लैंड मार देंगे, अगर इंग्लैंड नहीं रहता तो ऑस्ट्रेलिया रहता। हम ऑप्शन बोल चुके हैं क्या क्या होगा। पहले दिया था न्यूजीलैंड ने, तब कनाडा ने, तब जर्मनी ने, तब इंग्लैंड ने, तब ऑस्ट्रेलिया ने। इस तरह करके आपको ऑप्शन याद कर लेने हैं, जो ऑप्शन में मिले तो वो मार देने हैं। कहीं अभी इंग्लैंड पूछा है, कहीं पहली बार न्यूजीलैंड ऑप्शन में दे दे तो न्यूजीलैंड मार देने हैं। सबसे पहले उसी ने दिया था। भारत ने भी दिया है, लेकिन भारत से पहले देश यहाँ पे देने वाला है, पहले ऑलरेडी दे चुका है, इसीलिए भारत नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें कौन पंचायती राज व्यवस्था पिका है, यानी कि इनमें से कौन पंचायती राज व्यवस्था पिका है। तो हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था पिका की बात करें तो कौन होता है, ग्राम सभा। ग्राम सभा अगर नहीं रहा ऑप्शन में तो ग्राम पंचायत भी रहता है, तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, यानी कि सभी हो जाएंगे। और सभी जो है इसका अंग होते हैं कि इसका ग्राम पंचायत का अंग जो है ग्राम सभा, ग्राम कचहरी और ग्राम रक्षा दल, सभी के सभी होते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। हमने पिछले क्लास में पूरा एनालिसिस किए हैं, फुल ए टू जेड एनालिसिस किए हैं, सूची तीनों के बारे में बता दी है। विदेश सूची को हम बात करें, विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया है। विदेश नीति हुआ, रक्षा, डाक, तार, रेल, ये सारे संघ सूची में आते हैं। और राज्य सूची में बात करें तो पुलिस, अस्पताल, ये सारे के सारे जो है पुलिस, अस्पताल, स्वास्थ्य, कृषि, ये सारे से राजसूची विषय, समवर्ती शिक्षा वन, समवर्ती सूची का विषय। हम पूरा का पूरा एनालिसिस किए हैं, जरूर वीडियो देखें। और क्वेश्चन देख रहे हैं कि कितना मिलता जुलता है सेंटअप एग्जाम से। आपको हूबहू यही से क्वेश्चन हो सकता है, ये टाइप दिया गया इसे यही टाइप देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रख रहे हैं, इग्नोर नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं सूचना का अधिकार नामक विधेयक
कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था विधेयक 2005 में, लेकिन लागू हुआ था कहाँ से? राजस्थान में सर्वप्रथम लागू हुआ था सूचना का अधिकार, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी थे। कब? 1980 में थे, ये ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष बात करते हैं, इसी से बात करते हैं, प्रधानमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 2014 से ही है, अभी तक बना हुआ है, ध्यान रखना है, लगातार तीसरी बार है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल में हुआ था? ये याद रखना, जनता दल यानी कि तीर छाप जो पार्टी है नीतीश कुमार की, तीर छाप पार्टी, ये देखना जनता दल का है। तो किस पार्टी का विलय जनता दल में? तो समता पार्टी का, ये याद रखना है, ये याद ध्यान रखना है। और नीतीश कुमार जो है अभी प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री है बिहार का, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? ये ध्यान रखने, देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष 1976 में, ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन है? एकात्मक शासन की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ एकात्मक शासन है? तो हम सबसे पहले जापान बात कर लेते हैं, यूके में है, यानी कि यूके ब्रिटेन में है, यूके उसी को कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, जापान, चीन, फ्रांस और सऊदी अरब, यहाँ यहाँ जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन अपने पड़ोसी देश जो है श्रीलंका, यहाँ भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो भारत में नहीं है, श्रीलंका में, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर इससे पहले ऑप्शन रहता जापान, ब्रिटेन, जापान, चीन, फ्रांस, सऊदी अरब और श्रीलंका, ये सारे याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से किस राज्य में को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो विशेष राज्य का दर्जा बात करते हैं, भारत में कुल 28 राज्य है, इनमें से कुल 11 राज्य को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये ध्यान रखने। 11 में से एक अरुणाचल प्रदेश आता है, तो अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। बात करते हैं नेक्स्ट की, केंद्र में पहली बार कब गैर कांग्रेसी सरकार बना था? तो मतलब कब की बात करते हैं, मोरारजी देसाई जो बना था, याद रखना है, 1977-78 में जो है ये गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बना था, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? पानी के निजीकरण के कारण पहली बार बात करें तो बोलीविया में जन संघर्ष हुआ था। कहाँ पे? बोलीविया में, याद रखना है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा की गठन की बात करते हैं 6 दिसंबर 1946 में हुआ था, याद रखने। उस समय अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। 2 दिन बाद जस्ट बात करें 9 दिसंबर 1911 को जो है फिर बैठक हुआ था, दूसरी बैठक, और तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ये याद रखना संविधान सभा के। और अस्थायी चुना गया था कब? 9 में किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को, ये याद खूब पूछा जाता है। और संविधान का पिता किसे कहा जाता है? याद रखना, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान बनने में समय लगा था 2 साल, 2 ईयर, 11 महीना, मंथ और 18 दिन लगा था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं के लिए कितने परसेंट आरक्षण का प्रावधान है? तो 50% आरक्षण दिया है, वो भी बिहार ने ही पहली बार दिया है। बिहार के अलावा और कई सारे राज्य ने धीरे धीरे करके दिया है, लेकिन प्रथम बिहार ऐसा राज्य है जिसने जो है महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया है। बात करते हैं ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का आप सभी को पता है, आप भी ग्राम से बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो इसका कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, याद रखने हैं। ग्राम कचहरी का और ग्राम पंचायत का कौन होता है? तो ग्राम का प्रधान मुखिया होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? यूनान की अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र राष्ट्र की, तो इसे घोषित किया था 1832 में, याद रखना। यूनान को ही कहते हैं एथेंस 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 कहते हैं यूनान को ही। अब बात करते हैं नेक्स्ट की,
ग्रीस भी कहते हैं यूनान को, एथेंस यूनान, ग्रीन ये ग्रीस ये याद रखना है। अब बात करें लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी थी। लाला लाजपत राय की अगर हम बात करते हैं जिसने जीवनी किसकी किसकी लिखी थी, तो याद रखना शिवाजी की लिखी थी, श्री कृष्ण किसकी लिखी थी और गेरिबाल्डी की। शिवाजी, श्री कृष्ण, गेरिबाल्डी और किसका लिखा था, शिवाजी, श्री कृष्ण और गेरिबाल्डी। इसके साथ साथ मेजनिका भी लिखा था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से एक मेजनिका ऑप्शन मिल रहा है तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन की बात करें तो ऑटोमेटिक है बिस्मार्क ने किया था, लेकिन सल्तनत काल दिल्ली सल्तनत काल में लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी दिल्ली सल्तनत काल में, तो बलवन ने किया था। ये याद रखना, ये भी पूछे जा सकते हैं या तो नहीं भी पूछे, ये ध्यान रखने हैं। बात करते हैं राइन राज कौन सा है, राइन राज का निर्माण किसने किया था। राइन राज की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण की तो इसका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। बात करते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन है ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये हुआ था जर्मनी में, ये याद रखना। अब बात करते हैं वो भी कब हुआ था, तो ये हुआ था 1815 में, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन यूरोपिया यानी कि यूटोपियन समाज था, इनमें से कौन जो है यूटोपियन समाज था, तो याद रखने का कौन हो जाएगा, तो यूटोपियन समाज तो इनमें से सभी रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन और लुइस ब्ला, ये सारे के सारे यूटोपियन समाज थे। बात करते हैं बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना था, ये ध्यान रखना। वहीं बात करते हैं इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है, तो गुप्त पुलिस संगठन तो चेका था, ये याद रखने सबको पता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया था, ये 1970 में इसने संन्यास ले लिया था, ध्यान रखने। वहीं बात करें भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, ये हम बात करते हैं 1853 में हुआ था। ये खूब पूछा जाता है। पहली बार मुंबई से थाने के बीच चला गया था, वो भी 34 किलोमीटर ट्रायल में चला गया था, ये याद रखने। अब बात कर लेते हैं गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की। गांधी जी ने हम बात करते हैं दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती से किया था। कब किया था, 12 मार्च 1930 ईस्वी से किया था। अपने 78 समर्थक के साथ गांधी जी एक थे और उसके साथ में 78 व्यक्ति थे, यानी कि कुल मिलाकर 79 हो जाते हैं। टोटल 79 समर्थक के साथ गांधी जी मिलाकर उसने किया था। खत्म कब हुआ था दांडी मार्च यात्रा, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में ख़त्म हुआ था, यानी कि 24 दिन चलकर जो है दांडी यात्रा जो ख़त्म हो गया था, 24 दिन चला था, ये ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट की। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन की बात करें तो यह कहाँ हुआ था, तो आप सभी को पता भी होगा, जो तैयारी करते होंगे मस्त तरीके से तो उसको अच्छी तरह से याद होंगे। तो डी में यानी कि इलाहाबाद में किया गया था। कब स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, 1927 में किया गया था। किसने मिलकर किसकी अध्यक्षता में हुआ था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से किया गया था, ये ध्यान रखना है। पहली सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था, ये याद रखना है, किसके द्वारा किया गया था। और इसकी स्थापना बात करते हैं, पहली सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था और स्थापना हुआ था स्वराज पार्टी का 23 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये ध्यान रखना है। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं, इसने पाकिस्तान को अलग करने की मांग रखा था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, यानी कि बैक टू वेद, यहाँ पे लिखा हुआ है गो बैक टू वेद, तो इसका नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था, ये याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की बात करें तो यह किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था, ये याद रखना, 1929 में किया था, ये याद रखना, 1929 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो 1881 में पारित हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। कब, लॉर्ड रिपन के समय में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें, अब बात कर लेते हैं हम ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में
व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। तो एकाधिकार को समाप्त कर दिया था संसद अधिनियम के द्वारा 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? इसका कारण था प्लेग महामारी। उस समय प्लेग महामारी बहुत ही जोरों से फैल रहा था, इसीलिए इसका स्थापना किया गया था, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन की बात करें तो किसने किया था, तो बात करते हैं इसको ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। कब किया था? 1898 में किया गया था, 1898-99, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इसमें न्यू इंडिया, यहाँ का क्वेश्चन कर रहा है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि तो न्यू इंडिया तो थी एनी बेसेंट के द्वारा। महात्मा गांधी का कौन कौन से पुस्तक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और क्या है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, और और क्या है, हरिजन पत्रिका है, और क्या है, ऐसे 2-3 गो पत्रिका है जो कि गांधी जी की बहुत ही फेमस है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग इंग्लिश में आता है एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ, उसी को है करते हैं। और कहते हैं क्या, यानी कि हरिजन पत्रिका, ये याद रखना। अब बात करते हैं रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? रेशम मार्ग सभी को पता है चीन से आरंभ हुआ था, ये ध्यान रखना है, और अपने सिंधु घाटी सभ्यता से भी स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपणन है? तो विपणन है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में जो है सबसे ज़्यादा दोहन यानी कि विपणन चीन करता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है? यानी कि सर्वाधिक वन, हम पहले भी लिखा चुके हैं स्टूडेंट को, सर्वाधिक वन आवरण यानी कि सर्वाधिक वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। वहीं पूछे बिहार में सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है? कैमूर में, ये भी ध्यान रखना है, आपको हम पहले भी लिखा चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। हम बोले थे कि किताब में जो है, बुक में दिया हुआ है, स्टेट बुक में, ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान ऐसे करके कॉलम बना के दिया हुआ है, उसको याद कर लें, उससे बाहर नहीं जाने वाले। तो रोहिला नेशनल राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में क्या है, भितरकनिका है, और क्या है, भितरकनिका इसका फेमस है, और उड़ीसा में 2-3 ठो हम बता चुके हैं पहले भी। बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में है, ये याद रखना, बुक्सा पश्चिम बंगाल का बहुत ही फेमस है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम चंपारण है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, याद रखना, राजाजी दुधवा, ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, और असम की बात करें तो असम में कौन सा है? एक सिंगी गैंडा के लिए प्रचलित है, फेमस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम में, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सागर सम्राट क्या है? ये पूछे गए थे सेंटर पे एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 5 नंबर थी, सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। तो ये अपतटीय तेल रिंग है, ये ध्यान रखना है, तेल निकालने, खनिज तेल निकालने की, पेट्रोलियम जो निकाला जाता है उसके लिए फेमस है। अब बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो हम बात करते हैं कुंडल कुंडल परमाणु गृह की विद्युत गृह का निर्माण जो है रूस के सहयोग से किया गया था। अब बात करें तो अगर पूछ ले इसको कब किया गया था, तो इसको किया गया था कब? तो 1988 में किया गया था। कब? 1988 में इसका स्थापना किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा की अगर हम बात करते हैं, इसको किसे कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो ये जूट और पटसन को कहा जाता है। कब? जूट और पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से किसे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? यानी किससे अंगोरा ऊन की बात करें तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना तो झारखंड के कुल्टी में 1907 में स्थापित किया गया था, ये याद रखना है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में बात करते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर की रात, 3 या 2 से 3 दिसंबर, यानी कि 2 दिसंबर को 12 बजे रात में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश में अर्जुन अर्जुन सिंह जो है मुख्यमंत्री थे, ये याद रखना है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं हम भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH 44 है। वन नहीं मार देना, ये ध्यान रखना है। तो NH 44 है, इसका लंबाई की बात करें कितना है तो 4100 यानी 4112 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन पहले इसका लंबाई कितना था, 37,000 ऐसे 45 किलोमीटर तो हुआ करता था, लेकिन अब बढ़कर इसको 4112 किलोमीटर हो गया। अगर किलोमीटर पूछे तो याद करना है, इसका लंबाई की बात करें तो इतना है और NH 44 है। पहले इसको NH 7 के नाम से जाना जाता था, किसको, NH 7 के नाम से जाना जाता था NH 44 को, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। तो सबसे बड़ा रेलवे जोन की अगर हम बात करें तो उत्तर रेलवे है। उत्तर रेलवे, ये ध्यान रखना है, जिसका मुख्यालय दिल्ली पड़ता है। उत्तर रेलवे यानी कि दिल्ली सबसे बड़ा रेलवे जोन है। सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटी जो है रेलवे जोन पूर्वी उत्तर रेलवे जोन है। पूर्वी उत्तर रेलवे जोन है, सबसे छोटा है, ये ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं रेलवे जोन की अगर हम बात करें तो रेलवे जोन अभी वर्तमान में कितने हैं। तो रेलवे जोन वर्तमान में अभी 18, कुल 18 रेलवे जोन है। नवीनतम रेलवे जोन की बात करें तो विशाखापट्टनम जो है अभी नवीनतम रेलवे जोन बना है, 18वां, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। वायु परिवहन की राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो यह कब किया गया था। तो यह किया गया था 1953 में, ये ध्यान रख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है, सदिया से धुबरी तक। तो बात करते हैं इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है और सदिया से धुबरी तक तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो फाल्टा की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में फाल्टा विशेष आर्थिक जोन, यानी कि इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यानी कि आर्थिक क्षेत्र को क्या कहता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि इसको कभी कभी देता है SEZ, इसको दे देगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि फाल्टा पश्चिम बंगाल में है। बात करते हैं नेक्स्ट की, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। तो मोनाजाइट की बात करें तो ये मोनाजाइट क्या होता है, मोनाजाइट ये थोरियम का अयस्क होता है। थोरियम, ये याद रखना है। और थोड़ा थोड़ा थोरियम कहाँ पाया जाता है, यानी सबसे अधिक अगर थोरियम की बात करें तो ये केरल में पाया जाता है, याद रखना है। सबसे शिक्षित यानी साक्षर राज्य केरल है, ध्यान रखना है। मसाला प्रदेश भी कहा जाता है इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारत का कॉटोनोपोलिस, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और कॉटोनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है, ये ध्यान रखने। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई है, ये ध्यान रखने। बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत की पहली राजधानी कोलकाता बना था, इसके बाद दिल्ली 1911 में बना था, ये भी ध्यान रख रहे हैं। वहीं बात करते हैं कुद्रेमुख में खनिज पाया जाता है। कुद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है, कुद्रेमुख का जो है ये जो है जो है खदान है, तो सोने का जो है ये खदान है, जो कि कर्नाटक में पाया जाता है। कुद्रेमुख सोने का यानी कि खदान है, जहाँ से सोना निकाला जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, सोना से संबंधित है, जो कि कर्नाटक में पाया जाता है, ये ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था। त्रिवेणी नहर का निर्माण की बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण में किया गया था, ये ध्यान रखना है। अब अगर पूछे कि यह जो है त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था और पूछे कि यह किस नदी पर है, तो यह गंडक नदी पर है। कहाँ पे, गंडक नदी पर पश्चिमी चंपारण में इसका निर्माण कराया गया था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें तो इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है। तो सीतामढ़ी जिले में बात करें तो यह बागमती परियोजना जो है सीतामढ़ी जिले में है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अभ्रक उत्पादन में भारत का जो विश्व में पहला स्थान है, ये ध्यान करें। लेकिन कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। और प्रथम स्थान किसका है, चीन का जो है प्रथम स्थान है कोयला उत्पादन में, ये ध्यान रखना है। भारत क्या क्या उत्पादन में प्रथम स्थान है विश्व में, अभ्रक है, दूध है, ये ध्यान रखना है। और चीन तो सभी चीज़ों में उत्पादन में आगे है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन है। तो ये कई बार हम क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, यह ध्यान रखना है। भारत में चाय का अग्रणी उत्पादन असम किया जाता है। और कॉफी कर्नाटक, यानी कि कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है, कर्नाटक राज्य में होता है, ये ध्यान रखना है। मसाला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है,
केरल में, और चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, और गेहूँ का बोलते हैं, आलू का होते हैं, मकई का, ये सारे के सारे उत्पादन, और दूध का भी उत्तर प्रदेश होता है। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी किस किस उत्पादन में, आलू, गेहूँ और दूध का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में किया जाता है। पश्चिम बंगाल में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से निकाला जाता है, ये ध्यान रखना, बॉक्साइट से एल्युमिनियम अयस्क बॉक्साइट है, इसके एल्युमिनियम निकाला जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि कहाँ पे होती बात करते हैं, राजस्थान हो जाता है, जहाँ पे मरुस्थलीय एरिया है, राजस्थान, गुजरात, यहाँ जो है वर्षा कभी कभी खूब होता है, कभी कभी नहीं होता है, वहाँ सूखे की स्थिति रहती है, क्योंकि वहाँ पे बंजर भूमि पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। बात करते हैं नेक्स्ट की, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है। बिहार में जो है कोसी को शोक कहा जाता है, और यही जो है बिहार में बाढ़ लाने में प्रमुख भूमिका निभाती है प्रत्येक साल, और उत्तरी बिहार सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होते हैं, ये ध्यान रखने हैं। बात करते हैं इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन से बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। इनमें से कौन जो है आपदा, प्राकृतिक आपदा बिहार को सर्वाधिक प्रभावित करता है, बाढ़। बाढ़ से सर्वाधिक बिहार प्रभावित होते हैं, वो भी उत्तरी बिहार सबसे ज़्यादा। बात करते हैं नेक्स्ट की, अधिक केंद्र का संबंध इनमें से किससे है। तो अधिक केंद्र का संबंध की बात करते हैं भूकंप से है, ये ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। भारत में यानी कि भारत में बिहार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है। पहला की बात करते हैं उत्तर प्रदेश है, दूसरा की बात करें तो महाराष्ट्र है, एमएच लिख देते हैं, महाराष्ट्र है, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रति व्यक्ति आय इनमें से किस नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, औसत आय के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें विनिमय की प्रारंभिक अव्यवस्था में व्यापार किस पर आधारित होता है। तो बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं मैगलन, मैगलन समिति का संबंध इनमें से किससे है। तो मैगलन समिति का संबंध इनमें से बात करें सहकारिता से, ये ध्यान रखना। वही बात करें लघु उद्योगों में अधिकतम निवेश की सीमा होती है। लघु उद्योगों में अधिकतम निवेश की सीमा की बात करें तो इसका जो अगर ऑप्शन की बात करें तो सही तो नहीं कह सकते हैं, तो 10 से जो है 50 करोड़ जो होती है अधिकतम निवेश की सीमा, याद रखना है। इसे 7 करोड़ मार सकते हैं, क्योंकि अधिकतम सबसे ज़्यादा यही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष की बात करें तो ये प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखना है। नीति आयोग कहे कि योजना आयोग कहे, दोनों का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का स्थापना की बात करें तो योजना आयोग जो पहली बार स्थापना हुआ था, तो ये स्थापना था योजना आयोग 15 मार्च 1950 में हुआ था योजना आयोग का गठन। इसको समाप्त करके मोदी जी ने 2014 में समाप्त कर दिया, और 2015 में यानी कि 2015 में 1 जनवरी 2015 में मोदी जी के द्वारा नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया, और इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लेकिन योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पूछे तो जवाहरलाल नेहरू था, और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी था, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है। मानव परिश्रम से अर्जित धन जो कहता है, धन कहलाता है, आय कहलाता है, और रुपया कहलाता है, पैसा भी दे सकता है, ये ध्यान रखना। आय को ही क्या कहते हैं, धन, रुपया और पैसा, ये ध्यान रखना है। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात करें 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1935 में हुआ था, ये ध्यान रखना। इसका लोगो क्या है, ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर है, ये ध्यान रखना है। पैसे में देखना है, रुपया में मिलता है तार का वृक्ष, और बंगाल टाइगर आपका चित्र लोगों में बना हुआ रहता है। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचनाओं का भाग है। सामाजिक संरचना का आधारभूत का भाग की बात करते शिक्षा है, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। तो किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया, 2012 को घोषित किया था। अब 2025 को भी जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित कर दिया है। तो 25 भी सहकारिता वर्ष है, और 2012 भी। अगर 12 की जगह 25 आ जाए तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से रखना है याद। अगर ये नहीं है तो 12 हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था, ये ध्यान रखना है। अगर पूछे उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस बात करते हैं विश्व में सर्वप्रथम, यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछे तो विश्व
उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछे तो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को। अगर वहीं पूछे राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्रीय, तो ये हो जाएगा 24 दिसंबर को। ये याद रखना, खूब पूछे जाते हैं ये सब। और पता ही है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, बिहार दिवस 22 मार्च को, जल दिवस 22 मार्च को, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ये सारे के सारे डेट आपको याद रखना है। और कानून दिवस पूछे या संविधान दिवस पूछे, विधि दिवस पूछे, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और श्रमिक दिवस पूछे यानी कि लेबर श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये सारे के सारे 10 से 15 जो है याद रखने हैं आपको दिवस, उसमें से कहीं नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहते हैं? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नहीं कि सभी के सभी सही जाएंगे, डी इसका सही आंसर है। बात करते हैं इनमें से कौन सा संस्था वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो वित्तीय स्रोत का उदाहरण की बात करें, सभी संस्थाएं, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें से सभी के सभी सही हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? भारत का अधिकांश कार्यबल यानी कि अधिकांश जनसंख्या जो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि में कार्यरत है। कृषि के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या कपड़ा उद्योग में कार्यरत है। ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं और दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या कपड़ा उद्योग में बात करते हैं। अब बात करते हैं कृषि प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि पशुपालन जितने भी होता है, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में आता है कौन कौन सा? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े बड़े उद्योग, छोटे मोटे उद्योग, सब द्वितीय क्षेत्र में। उत्पादन जो करते हैं वो लघु उद्योग के माध्यम से, वो सारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो यातायात आते हैं और बैंकिंग, LIC, जीवन बीमा, ये सारे के सारे जो है तृतीय सेक्टर है। सेवा क्षेत्र है, याद रखना है। सेवा क्षेत्र को ही तृतीय सेक्टर कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले भूमि विकास को जो हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। और किस नाम से जाना था ये भी हम बता देते हैं। तो भारतीय ग्रामीण विकास बैंक के नाम से या ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता था। यानी कि इसका राइट आंसर की हम बात करते क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्योंकि इस भूमि विकास बैंक को पहले जो है भारतीय ग्रामीण विकास बैंक या ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो किस जमा में कोई ब्याज नहीं? चालू खाता में कोई ब्याज नहीं मिलता है। उल्टे ब्याज जो है सरकार काटते हैं, क्योंकि इसमें निकासी का कोई सीमा नहीं रहता है। आप जितना चाहे अपने मर्जी से निकाल सकते हो। करंट अकाउंट यानी कि चालू जमा है, इसमें कोई ब्याज नहीं लेता, लेकिन इसी में टैक्स सरकार इस टैक्स ये अकाउंट बनाता है चालू अकाउंट, इसमें टैक्स काट लेता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें, यहाँ तक तो था हमारा ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की, जो एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये याद रखने हैं आपको। यही सारे के सारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सेम टू सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं, जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं बताएं क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो चिन मिनो मार्ग की उपयोगिता बताएं, ये भी हम खूब बता चुके हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेन, यानी कि हम बात करें तो क्या पूछा है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे कंठस्थ आपको याद कर लेने हैं। शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा? खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था? और सहयोग आंदोलन क्यों वापस लेना पड़ा? ये सारे के सारे हम कहानी की तरह सुना चुके हैं ऑलरेडी सभी स्टूडेंट को। अब बात करते हैं यहाँ पे 7 से 8 जो है प्रश्न का दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न का अंक निर्धारित किया गया है। यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 4 अंक का है। राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह की भूमिका का विवेचना करें, ये भी बताया। सत्याग्रह जो गांधी जी ने शुरुआत किया था। नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों को साथ समझौता थी, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। ये सारे के सारे आपको याद करना है। अब है यहाँ से क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान का है, देख सकते हैं यहाँ पे। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं के नाम बताएं। समवर्ती सूची क्या है? पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं के नाम बताएं। तो पंचायती राज त्रिस्तरीय संस्थाओं के नाम और समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं कहेंगे तो हम इसका जो है इन सारे सब्जेक्ट का भी हम एनालिसिस करा देंगे। अगर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यानी कमेंट वीडियो के नीचे आता है तो इसका भी एनालिसिस जरूर कराएंगे। समवर्ती सूची से आप क्या समझ, तीनों सूची हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। और
राजनीतिक दल किसे कहते हैं, ये ध्यान रखना है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है, सांसद विधायकों पर लागू होता है, ये ध्यान रख रहे हैं। वहीं बात करते हैं अशिक्षा किस प्रकार है, दीर्घित प्रश्न है। अशिक्षा किस प्रकार लोकतंत्र को सफल के लिए चुनौती करता है, यानी कि सफल लोकतंत्र के लिए चुनौती है, ये ध्यान रख रहे हैं। वहीं बात करते हैं सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, ये ध्यान रख रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उदारवादी प्रणाली आर्थिक प्रणाली से क्या अभिप्राय है, प्रतिभूति बाजार से आप क्या समझते हैं। वाणिज्य बैंकों के कोई दो एजेंसी कार्ड का नाम बताएं। वाणिज्य बैंकों के कोई दो एजेंसियों कार्ड बताएं, एजेंसियों के कार्ड बताएं। गरीबी रेखा को परिभाषित करें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम 2025 बोर्ड एग्जाम के आने लायक क्वेश्चन है। अब है यहाँ पे दीर्घित प्रश्न है। भारत जैसे विकासशील देशों में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की उपयोगिता की विवेचना करें। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका का विवेचना करें। वही बात करते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं 21 से 26 तक है। शुष्क कृषि को परिभाषित करें। आधारभूत उद्योग से क्या अभिप्राय है। वही बात कर लेते हैं भारत में जलोढ़ मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, ध्यान रखें। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। बिहार की दो नदी घाटी परियोजनाओं का नाम लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदु जल क्या है, ये ध्यान रखना है। सॉफ्ट वाटर, ये ध्यान रखना है। वही बात करते 27 से 28 तक दीर्घित प्रश्न है। अब बात करते हैं मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन करें। हुगली उद्योग क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वही बात करते हैं नेक्स्ट की अब कि यहाँ पे दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे बाढ़ के कारणों का उल्लेख करें, 2 नंबर का क्वेश्चन है। भूकंप तरंगों के नाम लिखिए, भूकंप तरंग के बारे में हम लिखा चुके हैं। और प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संगठन का क्या भूमिका होता है। अब आप वही बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आज का के लिए इतना ही प्रश्न है और टोटल A to Z हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 32 के 32 पेज हम एनालिसिस कर चुके हैं। और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अगर नहीं आते हैं, इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना है। सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम एनालिसिस कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।